और SBEB रेगुलेशंस में हम लोगों ने पढ़ लिया था रेगुलेशन नंबर 3 तक पूरा। एक बार आप मेरे साथ पूरी रेगुलेशन नंबर 3 रिवाइज करेंगे। सो वी आर गोइंग टू रिवाइज द एंटायर रेगुलेशन 3 ऑफ द सेबी SBEB रेगुलेशंस 2021 और ट्राई करेंगे कि बिना देखे अपन पूरा फटाफट से क्या कर ले, रिवाइज कर ले। ठीक है, चलो। बड़ी सारी सब रेगुलेशंस हैं इस रेगुलेशन के अंदर, लेट्स रिकॉल इट वेरी फास्टली। चलो सर, रेगुलेशन नंबर 3 सब रेगुलेशन नंबर 1 ये बोलती है कि जब भी आप कभी कोई स्कीम लेकर आओगे बेनिफिट के लिए फॉर द एम्प्लॉइज, तो आप उसको डायरेक्टली भी ला सकते हो, ट्रस्ट रूट के थ्रू भी ला सकते हो। बट अगर उसमें सेकेंडरी एक्विजिशन या गिफ्ट इन्वॉल्व है या दोनों इन्वॉल्व है तो ट्रस्ट रूट से लाना मैंडेटरी हो जाएगा। और एक चीज ये ध्यान रख लेना कि आपको शेयर होल्डर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, और वो SR पास करवाना पड़ता है। और अगर आपको मोड ऑफ इंप्लीमेंटेशन चेंज करना है तो उसके लिए आपको सेपरेट SR पास करना पड़ेगा। फिर 3.2 ये बोलता है कि आप मल्टीपल स्कीम्स एक ही ट्रस्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको सारी स्कीम्स के अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट, सारी स्कीम्स के अलग अलग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। फिर 3.3 ये बोलता है कि सर जब ट्रस्ट बनाओगे तो ट्रस्टी भी तो लाना पड़ेगा, और ट्रस्टी आएगा तो उसके साथ ट्रस्ट डीड भी बनेगी। तो ट्रस्ट डीड को स्टॉक एक्सचेंज पर फाइल कर देना वेयर द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड। और अगर आप ट्रस्ट डीड में कोई मॉडिफिकेशन करते हो तो वो भी आपको स्टॉक एक्सचेंज पर फाइल करना पड़ेगा। फिर 3.4 बोलता है ट्रस्टी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अगर इंडिविजुअल OPC ट्रस्टी बन रहे हैं तो कम से कम 2 ट्रस्टी आपको चाहिए होंगे, और अगर बॉडी कॉर्पोरेट ट्रस्टी बन रही है तो इन दैट केस आपका मिनिमम एक ट्रस्टी से भी काम चल जाएगा। और फिर उसके बाद सर कौन ट्रस्टी नहीं बन सकता, कोई भी ऐसा पर्सन, या तो वो खुद या उसका रिलेटिव, डायरेक्टर है, KMP है, प्रमोटर है, किसमें, कंपनी में या उसकी होल्डिंग में या उसकी सब्सिडरी में या उसकी एसोसिएट में, या फिर वो पर्सन अगर 10% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है या 10% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट होल्ड करता है किसमें, कंपनी में, तो फिर वो बंदा क्या नहीं बन सकता, ट्रस्टी नहीं बन सकता। ये दोनों डिस्क्वालिफिकेशन है, ध्यान में रखना। फिर उसके बाद 3.5 बोलता है कि सर जो ट्रस्टी होगा ना उसके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। 3.6 बोलता है ट्रस्टी इंश्योर करेगा कि रिक्वायर्ड अप्रूवल ले लिया गया है। 3.7 ये बोलेगा, S स्टैंड्स फॉर स्पेक्यूलेशन, कि आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं करोगे, आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। 3.8 बोलता है कि जो आप लोन वगैरह दोगे, कंपनी लोन वगैरह देगी ट्रस्ट को, वो एज पर कंपनीज एक्ट रहेगा। फिर उसके बाद 3.9 बोलता है कि जो ट्रस्ट के पास होल्डिंग है वो नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग मानी जाएगी और उसको मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग निकालते समय कंसीडर नहीं करेंगे। 3.10 बोलता है इंडिविजुअल लिमिट के बारे में। 3.11 बोलता है ओवरऑल लिमिट के बारे में। 3.10 बोलता है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप मैक्सिमम कितने शेयर्स खरीद सकते हो, 2% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, और वो भी आपको कब देखना है, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और 3.11 बोलता है आपको ओवरऑल लिमिट के बारे में। ओवरऑल लिमिट मतलब अगर आप GEBS और RBS की स्कीम ला रहे हो तो मैक्सिमम लिमिट विल बी 2%, ओवरऑल लिमिट ही 2%, आप 2% शेयर खरीद सकते हो। और अगर आप ESOP ESPS तार की स्कीम ला रहे हो तो मैक्सिमम 5%, और ये सारी स्कीम्स के मिला के भी आप मैक्सिमम 5% ही शेयर खरीद सकते हो। इन सारी स्कीम्स के लिए मिलाकर मैक्सिमम आप 5% खरीद सकते हो। फिर उसके बाद मैंने आपको 3.11 के बाद 4 एक्सप्लेनेशंस बताई थी, जिसमें सबसे पहले आई थी एक्सप्लेनेशन नंबर 3, जो ये बोलता था कि ये जो सारी स्कीम्स है ना, ये जो सारी लिमिट्स हैं, ये सारी लिमिट्स आपकी सेकेंडरी एक्विजिशन पे इन्वॉल्व हैं। ये सेकेंडरी एक्विजिशन पे अप्लाई होगी, प्राइमरी या गिफ्ट पे अप्लाई नहीं होगी। फिर उसके बाद मैंने ये भी पढ़ाया था एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के अंदर कि ये सारी लिमिट्स जो हैं ये कंपनी स्पेसिफिक लिमिट है, ट्रस्ट स्पेसिफिक या फिर स्कीम स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 20 स्कीम बना दोगे तो इसका मतलब 20 स्कीम के लिए आपको इंटू 5% यानी 100% शेयर्स आप खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है। दिस लिमिट इज द कंपनी स्पेसिफिक लिमिट, ठीक है। और फिर उसके बाद आता था एक्सप्लेनेशन नंबर 1, जो ये बोलता था कि यही लिमिट आपकी एक्सपैंडेड कैपिटल या रिड्यूस्ड कैपिटल पे भी लग जाएगी। और एक्सप्लेनेशन नंबर 4 बोलती थी कि जब आप ESOP वगैरह ग्रांट करोगे, बेनिफिट ग्रांट करोगे एम्प्लॉय को, आपने बेनिफिट ग्रांट किए बट लेटर ऑन यू गॉट टू नो कि जो आप लिमिट के अंदर, ट्रस्ट लिमिट के अंदर शेयर खरीद पाएगी वो कम खरीद पाएगी। तो अगर ऐसा कुछ सीन बना तो फिर जो शॉर्टफॉल अराइज होगा वो कंपनी क्या कर देगी, उसको करेक्ट कर देगी, यानी कंपनी शॉर्टफॉल के केस में सपोर्ट करेगी, कंपनी विल इशू द शेयर्स। फिर 3.12 बोलता था कि अगर आपके पास अनअप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री पड़ी है शेयर्स की एंड विच इज नॉट बैक्ड बाय द ग्रांट, जिसके लिए अभी आपने कोई ग्रांट भी नहीं दी, आपके पास इन्वेंट्री में शेयर्स पड़े हैं जो ट्रस्ट ने कहां से खरीदे थे, सेकेंडरी एक्विजिशन से, तो आपको उसको अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। सर वो टाइम पीरियड कितना है, अप टू द एंड ऑफ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। बट अगर आप नहीं कर पाते तो आपको उससे भी अगला फाइनेंशियल ईयर मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको कॉम्पेंसेशन कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा।
ठीक है। और सर ये जो 312 वाला पॉइंट है ये ईसॉप, ईएसपीएस और सार के लिए लगेगा, बाकी के लिए नहीं। फिर उसके बाद 313 बोलता था कि जब ट्रस्ट सेकेंडरी एक्विजिशन से शेयर खरीदेगा तो कम से कम 6 महीने के लिए उसको अपने पास रखना पड़ेगा, उससे पहले नहीं बेच सकता। बट उसके बाद 314 बोलता था आप ऑफ मार्केट ट्रांसफर वैसे तो जनरली अलाउड नहीं है, बट 2 केस में अलाउ हो जाएगा आपको, अगर आप बेनिफिट के अकॉर्डिंगली ही इन द परसुएंस टू दैट बेनिफिट की वजह से ही एम्प्लॉय को शेयर देना चाह रहे हो, तो उन्हीं के लिए तो थे ही, तो उनको दे सकते हो। या फिर अगर आप 4 ऑफर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो ऑफ मार्केट तो आप कर सकते हो, यानी ट्रस्ट ऑफ मार्केट में वो 4 ऑफर्स में शेयर दे सकता है। सर वो 4 ऑफर कौन से होते थे? टेक ओवर का ओपन ऑफर, डीलिस्टिंग की एग्जिट अपॉर्चुनिटी ऑफर, बायबैक ऑफर में, या फिर एनी अदर एग्जिट अपॉर्चुनिटी, जहां पर मैंने एनी अदर का एग्जांपल आपको दिया था सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 वाला केस ऑफ द कंपनीज एक्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज होता है, जहां आपने पब्लिक इशू से पैसा उठाया होता है और वो अनयूटिलाइज पड़ा होता है, तो उस केस में पहले आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी होती है। तो वहां पर जब एग्जिट अपॉर्चुनिटी आई होगी तो ट्रस्ट भी उसमें शेयर दे सकता है। फिर 315 बोलता था कि जनरली आपको स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स बेचना अलाउड नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट फॉर ट्रेडिंग, आपको ट्रेडिंग मैकेनिज्म के लिए नहीं बनाया गया, आपको एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। तो आप जनरली तो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर को नहीं बेचोगे, बट आप कुछ केसेस में बेच सकते हो, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कैशलेस एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, जहां पर आप उसको एक्सरसाइज करने के लिए फंड कर रहे थे, या फिर उसके टैक्स ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए, या फिर एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। फिर सेकंड केस था कि अगर मान लो सार का केस है तो सार के केस में तो बेचना ही पड़ेगा ना, उस वाले केस में बेच सकते हो। थर्ड वाला केस था जब जीईबीएस आरबीएस के केस में इमरजेंसी अराइज हो जाए, बट उस केस में आपको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि आपने क्यों बेचा, और जो पैसा आएगा तो स्कीम के अंदर जितना डेफिनेट टाइम पीरियड लिखा था उतने टाइम पीरियड के अंदर वो पैसा आपको उस बंदे तक पहुंचाना पड़ेगा। फिर अगर मान लो कि आपने स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर जो 312 में दिया गया था, अगर आपने उसके अंदर शेयर्स को अप्रोप्रिएट नहीं करा, देन यू कैन सेल। फिर उसके बाद अगर मान लो स्कीम ही वाइंड अप हो जाती है तो आप बेच सकते हो। और अगर मान लो कि सेबी को आपने अप्लाई कर दिया, तो सेबी को जब आप अप्लाई करोगे तो इन दैट केस एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी 1 लाख रुपए की, और वो नॉन रिफंडेबल फीस होगी। उसके बाद सेबी अगर आपको अप्रूव कर देता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, शेयर्स को सेल आउट कर सकते हो। इन ऑल दीज केसेस यू कैन सेल आउट द शेयर्स एट द सेकेंडरी मार्केट। और फिर उसके बाद 316 बोलता था कि जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस के अंदर दी हुई हैं वो आपके ऊपर भी क्या हो जाएंगी, एप्लीकेबल हो जाएंगी। और दिस वाज द कंप्लीट रेगुलेशन नंबर 3। ये था कंप्लीट आपका रेगुलेशन नंबर 3, और रेगुलेशन नंबर 3 के अंदर आपका पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो गया है। राइट सर। चलो नाउ वी बिगिन विद